Ravishankar Prasad are briefing the media about the decisions taken. Both of you will brief you on the cabinet decisions. Kindly follow the points of order. Over to the Honorable Minister. आज मंत्रिपरिषद की बैठक थी और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय थे। मंत्रिपरिषद ने आज तय किया कि इस वर्ष के जो दूसरा हाफ है, सेकेंड हाफ है, 1 जुलाई से लेकर उसमें रिवीजन होता है सरकारी कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस का। तो 6% डियरनेस अलाउंस मंजूर किया गया। अभी तक वेतन के ऊपर 113% डीए बना हुआ है, उसमें 6% और ऐड हो जाएगा। और वैसे वेतन आयोग की सिफारिशें भी कुछ समय पश्चात आएंगी, तो वो भी इसको अपने मद्देनजर रखेंगे। दो प्रमुख निर्णय थे। पहला, आज मंत्रिपरिषद ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को अप्रूव किया है। इस स्कीम के तहत एक्चुअल सोना खरीदने की आवश्यकता नहीं है, गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। और ये जो गोल्ड बॉन्ड्स होंगे, ये 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम इस तरह के वेट के होते हैं। दे विल बी रिलेटेबल टू द वेट ऑफ गोल्ड। ये भारत सरकार की बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा। इसकी जो सेल होगी वो केवल इंडियन एंटिटीज तक होगी। एक व्यक्ति एक वर्ष में 500 ग्राम से अधिक नहीं ले सकता। इस बॉन्ड के ऊपर ब्याज भी होगा। देयर विल बी एन इंटरेस्ट ऑन दिस बॉन्ड which will be decided by the government from time to time, keeping the market rate in view. इसका जो रिडेम्पशन भी होगा, बैंक्स, एनबीएफसीज, पोस्ट ऑफिसेज, जितनी ऑथराइज्ड एजेंसीज होंगी उनको ऑथराइज किया जाएगा। इसका पीरियड भी 5 to 7 years मिनिमम होगा। वो बॉन्ड के हिसाब से तय होगा ताकि जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो खरीदते हैं उनको इसकी वॉलेटिलिटी से बचाया जा सके जो गोल्ड प्राइसेस में रहती है। दूसरा निर्णय भी जो बजट में अनाउंस हुआ था, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का। Gold monetization scheme was also approved by the cabinet today. ये जिन लोगों के पास गोल्ड एक आइडल एसेट के रूप में पड़ा है, केवल व्यर्थ रूप में पड़ा है, वो ऑथराइज्ड बैंक्स के पास इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके डिपॉजिट का भी टेन्योर होगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। उसकी डिटेल्स आपको दे दिए जाएंगे। और घर पे व्यर्थ रखना जो ना आपके काम आए ना किसी देश के काम आए, तो अगर इसको बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया जाता है तो रिडेम्पशन के टाइम आपको गोल्ड की कीमत भी मिल सकती है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है तो गोल्ड भी वापस मिल सकता है।
और उसके ऊपर जो ब्याज दर तय होगी वो ब्याज भी आपको मिल जाएगा। इस सोने का एक प्रयोग ऑक्शनिंग के लिए, रिजर्व बैंक के गोल्ड रिजर्व्स को रिप्लेनिश करने के लिए, इंडिया गोल्ड कॉइन जिस पे अशोक चक्र होगा, जो भी बजट अनाउंसमेंट था, क्योंकि अभी तक जो गोल्ड कॉइन्स चलते हैं वो भारतीय मूल के नहीं होते, और इवन फॉर लेंडिंग इट टू ज्वेलर्स, ताकि बाहर से ना मंगवाना पड़े जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है, और इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी डिटेल्स भी आप लोगों को दे दी जाएंगी। एक प्रमुख निर्णय था कि एफडीआई का व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेशंस, ये जो एटीएम मशीन्स बैंक्स प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार की एटीएम मशीन्स प्रयोग करने का जो अधिकार अन्य लोगों को दिया जाएगा, उसमें एफडीआई 100% तक ऑटोमेटिक रूट से अलाउ होगी। ये एक अन्य प्रमुख निर्णय था। दो निर्णय अन्य मैं बतला देता हूं। एक स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के संबंध में था, जिसको मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति आज दी है। टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर जी यहां हैं, वो उस पर अभी डिटेल में टिप्पणी करेंगे। और इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद ने विंड एनर्जी, जो ऑफशोर विंड एनर्जी है, उसके संबंध में भी अपनी पॉलिसी आज अप्रूव की है। पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी यहां हैं, वो भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और इन दोनों के पश्चात एक और प्रमुख जानकारी है जो मैं आपको दे दूंगा। रविशंकर मित्रों, जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, कुछ महीना पहले हम लोगों ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग की पॉलिसी को अप्रूव किया था, और स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की पॉलिसी को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। टेलीकॉम सेक्टर की बहुत मांग रही थी इफेक्टिव डिलीवरी के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए। स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग में जो 2-3 बातें जानने लायक है कि स्पेक्ट्रम ओनरशिप भारत सरकार की होती है। हम ऑपरेटर्स को ऑक्शन में उसको राइट ऑफ यूज देते हैं। दैट राइट ऑफ यूज टुडे ही कैन ट्रेड विथ समवन एल्स फुल्ली बिटवीन 2 सर्विस प्रोवाइडर्स। दूसरी बात है कि इसके लिए कोई भारत सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दे हैव जस्ट टू इंटीमेट 45 डेज इन एडवांस कि हम लोग 2 लोग ट्रेड करने जा रहे हैं, और इसके साथ उनको एक अंडरटेकिंग देनी है सेलर एंड बायर को कि वी आर कंप्लाइंग विथ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एलिजिबिलिटी। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सेल्फ सर्टिफिकेशन को प्रमोट किया है, तो उसकी दिशा में है। हाँ, अगर सैंपल चेक में पाया गया कि देयर अंडरटेकिंग इज रॉन्ग, देन एक्शन विल बी टेकन इंक्लूडिंग कैंसिलेशन ऑफ द ट्रेडिंग एग्रीमेंट। आपको मालूम है कि स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेक्ट्रम विच वॉज बंडल विद लाइसेंस, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वो ऑक्शन से होता है। पिछले साल लास्ट ऑक्शन में वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट वाज रिसीव्ड बिकॉज देयर वाज अ फेयरनेस इन द ऑक्शन। अब ये फैसला हुआ है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑक्शन को भी ट्रेड करना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस देकर उसको लिबरलाइज करना पड़ेगा, देन यू कैन डू इट। इफ इट इज एन ऑक्शन फेस्ड स्पेक्ट्रम, यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर ट्रेडिंग। जो खरीदेगा उसको 1% ट्रेडिंग फी देनी पड़ेगी, which shall be calculated either upon the market value or upon the previous price, whichever is higher.
मित्रों, ट्रेडिंग और शेयरिंग के आने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि जो कॉन्टिगुअस स्पेक्ट्रम को लेकर दिक्कत होती थी तो उसको सुविधा मिलेगी ताकि सर्विस अच्छी होगी। और दूसरा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने स्पेक्ट्रम लिया था लेकिन कंज्यूमर बेस नहीं बढ़ा सके, तो देयर स्पेक्ट्रम हैज बिकम ए डेड एसेट, तो उसका उपयोग कर सके, तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। तो मैंने कहा ये आपको बता दूं, बाकी डिटेल्स प्रेस नोट में है। बट स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग हैज बीन परमिटेड इन ऑल द बैंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच यू आर इन पोजीशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये बड़ी बात है। पीयूष जी। धन्यवाद जी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण नई पॉलिसी तय की गई है कैबिनेट द्वारा ऑफशोर विंड एनर्जी के संबंध में। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक पायनियरिंग काम किया था सोलर एनर्जी पे, और वो पायनियरिंग काम उस समय लगता था कि महंगा है, लेकिन आज उसका परिणाम स्वरूप सोलर एनर्जी सस्ती भी हो गई है देश भर में, और आज हम शायद विश्व के सबसे बड़ी सौर ऊर्जा का स्रोत बन सकेंगे, ऐसी संभावना आगे दिखती है। इसी प्रकार से एक 50 मेगावाट का ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका काम चालू है, और साथ ही साथ हमने असेसमेंट ली कि भारत की ऑफशोर विंड की कैपेसिटी क्या बन सकती है। अनुमान ये निकला कि गुजरात का जो कोस्ट लाइन है उसके बाहर अगर ऑफशोर विंड एनर्जी को प्रोत्साहित करते हैं तो 1,06,000 मेगावाट की संभावना है बिजली उत्पादन करने की। इसी तरीके से तमिलनाडु के बाहर कोस्ट लाइन पे जब असेस किया तो 60,000 से भी अधिक मेगावाट की कैपेसिटी ऑफशोर विंड की पाई गई। और इसी प्रकार अगर पूरे देश की कोस्ट लाइन को जब पूरी असेसमेंट कर लें तो संभावना बहुत और अधिक हो सकती है। विश्व में अगर देखें तो यूके यूनाइटेड किंगडम में करीब 4,500 मेगावाट का काम हुआ है, कुछ चल रहा है, और ऐसे लगभग 8,500 मेगावाट विश्व भर में ऑफशोर विंड बने हैं, खास तौर पे यूरोप में। प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह है कि पर्यावरण के प्रति भारत अपनी संवेदना भी रखे, उसके प्रति जिम्मेदारी से काम करे, तो उसमें ऑफशोर विंड एनर्जी भी एक महत्वपूर्ण काम कर सकता है। उसके लिए आज एक पॉलिसी फ्रेमवर्क गाइडलाइंस तय करी कैबिनेट में, जिसके तहत आगे आने वाले दिनों में कैसे विंड एनर्जी की मैपिंग होगी, कौन कौन से एरियाज में इसकी संभावना ज़्यादा है उसको लोकेट किया जाएगा। सरकार उसकी सब अप्रूवल्स डिफेंस से, शिपिंग से, स्पेस डिपार्टमेंट से, अन्य अप्रूवल्स केंद्र सरकार लेके फिर उसको बिडिंग के माध्यम से लोगों को उसमें अट्रैक्ट करेगा कि ऑफशोर विंड एनर्जी, और जैसे जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा तो उसकी कंपेटिटिवनेस भी और सुधरेगी। तो एक पायनियरिंग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक और पायनियरिंग स्टेप भारत लेने जा रही है। इसकी इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी होगी क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति पूरे विश्व का आकर्षण है आज के दिन, और इसको हम सक्सेसफुल करेंगे आगे आने वाले दिनों में, ये हमारे पूरी कॉन्फिडेंस है। दो और महत्वपूर्ण विषय जो कैबिनेट से संबंधित नहीं है लेकिन गत 2-4 दिनों में सामने आए हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। एक निर्णय कल ही लिया गया है जिसमें बाढ़, जो एक पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट बिहार में, उस बाढ़ पावर प्लांट की कोई कोल लिंकेज नहीं थी, और अभी तक वो मार्केट से कोयला लेके बिजली घर चल रहा था, और उसके कारण वो फुल कैपेसिटी पे भी नहीं चल पा रहा था, बिजली बहुत महंगी होती थी। अब उसको कोल लिंकेज द्वारा उसको ज्वाइन किया गया है, जिससे वेरिएबल कॉस्ट, मात्र वेरिएबल कॉस्ट में जो आज 4 रुपये 15 पैसे प्रति यूनिट है, वो घट के 2 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी। तो आधे से भी कम उसकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, जिसका सालाना बाढ़ प्रोजेक्ट पे, जिसमें 1320 मेगावाट की क्षमता है, 660 ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 660 अगले महीने ऑपरेशनल हो जाएगी। ये 1320 मेगावाट बिजली जो बनेगी उसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए सालाना बचेंगे। 2000 करोड़ रुपए एवरी ईयर विल बी द सेविंग आउट ऑफ दिस बाढ़ पावर। और बिहार में
अधिक उसकी एलोकेशन है, क्योंकि बिहार में बिजली की क्षमता खुद की कम है, तो एनटीपीसी के इस प्लांट से 1010 मेगावाट आउट ऑफ 1320 सिर्फ बिहार को मिलेगा। ये एलोकेशन की गई है, जिससे बिहार की जनता को जो बिजली के दर हैं वो सालाना 1500 करोड़ रुपए की बचत मिलेगी उनके बिजली के दरों में। और दूसरा एक निर्णय, एक बिहार पैकेज के तहत बिजली के क्षेत्र में भी कई योजनाओं पे प्लान किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस, इन दोनों योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जी के बिहार पैकेज में 6106 करोड़ रुपए 6106 करोड़ रुपीस का अंदाजन इन्वेस्टमेंट प्लान था। उसके निस्बत जब फाइनल अप्रूवल्स किए गए तो वो 7956 करोड़ 7956 करोड़ अप्रूव किए गए। तो लगभग 1850 करोड़ रुपए एडिशनल बिहार में, खास तौर पे छोटे शहरों में, पटना में, इन सब इलाकों में सुधार हो, विद्युतीकरण और दुरुस्त हो, अंडरग्राउंड केबलिंग हो, पटना में स्मार्ट मीटरिंग लगे, लोगों के घर तक बिजली पहुंचे, और जो 5 करोड़ लोग बिजली से वंचित हैं इतने वर्षों बाद भी, उनको बिजली पहुंचाने का जो प्रण लिया है, जो प्रतिज्ञा ली है, उसको पूरा करने के लिए 1850 करोड़ रुपए अधिक बिहार को अप्रूव किया गया है। धन्यवाद मित्रों, 2 निर्णय और हैं। एक ये सीसीईए का है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। उधमपुर से लेकर रामबन तक और रामबन से बनिहाल तक जो सेगमेंट्स हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे के, इसकी 4 लेनिंग का जो प्रपोजल था, जो रुका हुआ था, उसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज मंजूरी दी है। और कश्मीर घाटी को की एक्सेस जम्मू से बढ़े, उससे इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। जो रामबन बनिहाल है, जो सेकंड लेग है, वो 2168 करोड़ का है, और जो उधमपुर से रामबन है वो 2136 करोड़। ये दोनों प्रपोजल दिए गए। आज एक और महत्वपूर्ण विषय है। जब से संसद का सत्र समाप्त हुआ, सरकार की ओर से हम लोग कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे थे और उनके प्रमुख नेताओं के साथ कई बार हम लोगों को बातचीत करने का अवसर मिला। पहले ये संकेत था कि पार्टी के भीतर वो निर्णय लेंगे कि पिछले सत्र के दौरान रुकावटें पैदा करने वाला अपना रवैया उन्होंने कायम रखा है या उसमें परिवर्तन आया है। पूरे सत्र में विशेष रूप से जीएसटी पारित ना होने देना, जबकि संवैधानिक संख्या 2/3 जो जीएसटी चाहते हैं लोकसभा से पारित हो चुका है, राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी उसको मंजूर कर चुकी है, पहले स्टैंडिंग कमेटी मंजूर कर चुकी है, और राज्यसभा में भी संख्या सरकार के साथ है। तो उस परिस्थिति में केवल कांग्रेस पार्टी के पास एक हथियार है कि सदन न चलने देना और चेयर किसी प्रकार से डिस्टर्बेंसेस की वजह से हाउस को अडजर्न करे। बहुमत उनके खिलाफ है, तर्क उनके खिलाफ है, और संख्या तो स्पष्ट है। तो केवल डिस्टर्बेंस को यूज करना इसको रोकने के लिए।
हम लोगों ने काफी चर्चा के दौरान उनको समझाने की और बातचीत करने की कोशिश की कि आज विश्व की जो आर्थिक स्थिति है, जब विश्व में मंदी की स्थिति आई है, ग्लोबल स्लोडाउन है, और इस स्थिति में भारत अपनी विकास दर को आगे और बढ़ा सकता है, तो सारे राजनीतिक दलों को देश हित में एक होना चाहिए. This is time for political parties to display some element of statesmanship, particularly when India is trying to emerge as an important economic force with high growth rates in the midst of global slowdown. Congress party's anger seems to be both with the government and with the people of India. Their attitude is almost guided by a revenge against the people who reduced them to 44 seats. And therefore, we have been finally told by them that their same attitude would continue. And that is also apparent from their statement in the newspaper today. We have therefore decided that our priority is growth. हमारी प्राथमिकता देश का विकास है और सरकार की ओर से हम इसके लिए प्रयास करते रहेंगे. और इस राजनीतिक वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुए आज कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग हुई अभी मंत्रिपरिषद की मीटिंग के बाद, तो उसमें तय ये किया कि फिलहाल राष्ट्रपति जी को ये सिफारिश की जाए कि मॉनसून सेशन को परोख किया जाए. हम लोग प्रयास करते रहेंगे, सभी राजनीतिक दलों के साथ हम लोग संपर्क में हैं और लगभग कांग्रेस को छोड़कर सभी दल इसके पक्ष में हैं. लोकसभा में भी उन सब ने इस कानून के पक्ष में ही वोट दिया था, पॉजिटिव वोट दिया था. कांग्रेस वॉकआउट की थी, उन्होंने वॉकआउट को ज्वाइन नहीं किया था. और इसलिए हम लोगों का प्रयास चलता रहेगा. अगर स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो मंत्रिपरिषद उस पर फिर एक बार पुनः विचार करेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसने आज ये निर्णय किया कि राष्ट्रपति जी को परोख करने की सिफारिश की जाए. धन्यवाद. We'll take please start. सर, अब चूंकि आपने प्रोरोग करने का कहते हैं, तो पहली अप्रैल 2016 से लेकर सबको जीएसटी लागू करने को लेकर आप कितने आशान्वित हैं, क्योंकि अब उम्मीद बहुत कम है. Your guess is as good as mine. Lakshman. सर, एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर जो आपने मंजूरी दी है कैबिनेट ने, वो कब से शुरू किया जाएगा? उसकी डेट वगैरह, उसका नोटिफिकेशन निकलेगा और नोटिफिकेशन में डेट इट विल कम वेरी सून. इससे जुड़ा सवाल, इसके तहत जो भी गोल्ड जमा किया जाएगा, क्या उससे पूछा जाएगा कि गोल्ड आपने कहां से खरीदा, इस बात का सोर्स ऑफ परचेजिंग पूछा जाएगा? दिस इज नॉट अ ब्लैक मनी इम्यूनिटी स्कीम. सर, ये स्पेक्ट्रम पे कैपिंग है कि सर विदाउट कैपिंग है, ट्रेडिंग है? किसमें? स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग में अभी स्पेक्ट्रम की कैपिंग जो है वो तो है. आपको मालूम है कि मैंने उसके लिए एक कमेटी